विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। वर्षों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा, वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है। देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। इंडिया हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू। मणिपुर की जो जिम्मेदारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पिछले 40 साल से जो हिंसा चल रही है, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। नफरतों की जंग में अब देखो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता को भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। मतलब मजबूरी का नाम इंडिया। अब ये इंडिया भारत वाला इंडिया नहीं, भी विपक्षी गठबंधन वाला इंडिया। मजबूरी का नाम है क्या I.N.D.I.A। अब इसको इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विपक्षी गठबंधन वाला इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 26 विपक्षी दलों का वो गठबंधन जिन्होंने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है। लेकिन ये गठबंधन मजबूरी है क्या, और मोदी शाह को रोकने के लिए जरूरी है? ये सवाल नहीं है ये, बल्कि आप सोचिए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। आप इसको कन्फेशन कह सकते हैं और ये सरेंडर भी कह सकते हैं 24 से पहले कि मोदी जी को अकेले हराना तो नामुमकिन है भैया, ये मजबूरी है। और क्या
इंडिया नाम वाला गठबंधन विपक्ष की 26 पार्टियों ने सिर्फ अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही बनाया है। इंडिया नाम वाले गठबंधन के लिए यही बात कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि यह गठबंधन मजबूरी में बनाया गया है, स्वार्थ वाला गठबंधन। और यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ के लिए बनाया गया, अपना अपना काम निकलेगा, सब बाय बाय कर देंगे, गठबंधन टूटने वाला है। डिबेट शुरू करेंगे। भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भाई आपका। अनुज अत्रे, कांग्रेस पार्टी से, और मेरे साथ और अवधेश जी है मेरे साथ। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले सुधांशु जी मैं आपसे कर रहा हूं, गठबंधन टूट जाएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? और ये मजबूरी का गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, गठबंधन बनने का जो आधार है उसी में कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कार्य का पूरा आधार कारण में निहित होता है, तो उसके आधार में ही सामने दिख रहा है। अब बताइए, अधीर रंजन चौधरी जी का भी आपने उल्लेख किया। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल में बोलते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं बंगाल की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को की हत्या करवा रही, और वो कोर्ट तक चले जाते हैं। कलकत्ता में ये स्टेटमेंट है। बेंगलोर में आप कहते हैं वी नीड तृणमूल कांग्रेस टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अभी अपने आप में समझ में आ जाता है ना किसका आधार किस पे है। आप सोचिए, जिनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई, अगर उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं, तो मुझे एक पुराना वाला डायलॉग याद आता है। मुगले आजम फिल्म में एक डायलॉग था कि जिसमें सलीम कहता, मुझे वो तख्त हरगिज कबूल नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पे रखे हों। मुझे लगता मगर इनके ख्वाबों ख्यालों में जो तख्त है, क्योंकि हकीकत में तो आना नहीं है, इन्हें वो भी तख्त कबूल है जिसके कि पाए इनके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हुए हों। तो आप सोचिए, जब इतनी कटुता से भरा हुआ गठबंधन होगा, और तृणमूल कांग्रेस को मतलब ममता बनर्जी जी को सेकंड वक्ता के रूप में बेंगलोर में बोलने के लिए कहा जाता है। जब कर्नाटक में, मानते हैं हम लोग हार गए थे, कांग्रेस जीत गई थी, तो सबसे ज्यादा किसके अरमानों पे बिजली गिरी? अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, केसीआर जी, शरद पवार जी, जो सब मंसूबे सजोए बैठे थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी पूरी तरह तो विपक्ष का नेतृत्व तो हम ले लेंगे। देखिए, देश वेश के नेतृत्व की तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो उनकी रेंज से बाहर है। अब उनको लगा होगा कि अब अगर राहुल गांधी जी को कोई राहत मिल गई, तब तो भाई कांग्रेस के आगे उनको झुकना ही पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस ने कितनी बढ़िया चाल भी चली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधेयक के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग करके कांग्रेस का समर्थन ले लिया, ठीक, मगर कांग्रेस ने फिर क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव पे किसको, अब बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? दिल्ली विधेयक या अविश्वास प्रस्ताव? अब लीड किसने ले ली? आम आदमी पार्टी के पास लीड है कि कांग्रेस के पास? लीड तो मतलब अनुराग भाई, लीड तो कांग्रेस के पास शायद तो है मतलब, मैं यही कह रहा, नहीं अब तो क्या होगा, मुश्किल से 2-4 मिनट बोलने का मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी को। एक आध सांसद है उनके लोकसभा में, और सारा का सारा लीड इनको मिलेगी। यानी आपस में ही शय और मात का खेल चल रहा है, इसलिए बहुत सहज स्वाभाविक सी बात है। और आज तक नकारात्मक आधार पर बना हुआ कोई भी गठबंधन सस्टेन नहीं किया। हम खुद अपने अनुभव से बता रहे हैं। आपको ध्यान हो, अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, मगर उससे पहले की एक उन्होंने कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। वो कब लिखी थी? जब जनता पार्टी में गठबंधन टूट गया था और आपसी ईगो की टसल में 79 में गठबंधन टूट गया, तो उनके मुंह से क्या निकला था, वो आज इनके गठबंधन पे चरितार्थ है कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। अनुराग जी, मतलब मुझे वो मजबूरी वाला गठबंधन तो खैर वो अधीर जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो बोल ही रहे कि आप लोगों को मजबूरी के चक्कर में आना पड़ा साथ में, लेकिन मजबूरी तो अखिलेश जी की भी शायद थी। अखिलेश यादव ने बोला था कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस हमारे चक्कर में यूपी जीत गई, ये सारे बयान है। उन्होंने बोला कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे, तो जो दोनों एक जैसे हैं तो अब क्यों हाथ मिलाना? मतलब मजबूरी का गठबंधन तो है, ये तो मानना पड़ेगा, अकेले हराना नामुमकिन है। नहीं अनुराग भाई? बता रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन इसको पहचानते हैं आप? अच्छा, गठबंधन इसके लिए हुआ? पहचानते हैं आप? गठबंधन इसके लिए हुआ? ये क्या है, पहचानते हैं आप? अरे खरीद के लाए, चुरा के लाए, क्या है ये? या धमका के लेके आए? जैसे समाजवादी पार्टी वाले धमका के ले लेते हैं। इसका नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि 200 रुपए से भी ज्यादा महंगा किलो बिक रहा है। ये है जनता की बात।
जिसपे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि जनता के बारे में कुछ बोल देते। अरे भैया गठबंधन, अब मैं पूरी बात कर लूं, गठबंधन भी जनता का ही है, जनता का, उसके बारे में आप नहीं बोलना चाहते। आप बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, बोलेंगे अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में, बोलेंगे बेंगलोर के बारे में बोलेंगे। अनुराग भाई, अब मैं पूरी बात कर लूं। अभी एक मिनट, अभी टमाटर 100 हो जाएगा तो गठबंधन टूट जाएगा। हमने नहीं, जनता की बात, जनता की बात। अब मैं बात कर लूं अपनी, मैं बात कर लूं। मतलब टमाटर 200 हो गया तो जुड़ गए, टमाटर 50 हो जाएगा तो टूट जाएगा। अभी जब 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, नहीं जब 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था 50 रुपए, मैं कह रहा हूं तब था ना गठबंधन। टमाटर भी महंगा, दाल भी महंगा, तेल भी महंगा। सुन लीजिए, जब जोड़ी बनी थी अखिलेश तो बताए ना, ये तो एक चीज मैंने आपको दिखाई है। यूपी में राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी बनी थी, महंगा है, पेट्रोल भी महंगी है, डीजल भी महंगा है। अब मुझे बोलने दीजिए। अब एक मिनट सवाल पूछ लूं मैं, एक बात बताइए मेरे को, जब उत्तर प्रदेश में, एक मिनट आ रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में साइकिल पर राहुल गांधी जी, अखिलेश जी और गठबंधन हुआ था, तब कितने रुपए किलो टमाटर? हम बोल लें कितना था बताइए ना। बोल लूं तो टमाटर 50 हो जाएगा तो गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा। बोलिए। देखिए इन्होंने हर तरह की बात की, अधीर रंजन जी क्या कहते हैं, ममता जी क्या कहती हैं, उनको कितने नंबर पे बोलना पड़ा, चाय किसी ने पी कि नहीं पी, गठबंधन में जब मीटिंग हुई समोसा किसी ने खाया कि नहीं खाया। अरे भैया समोसा खाया तो एक क्यों खाया, बताइए एक क्यों खाया समोसा, 2 खाने चाहिए थे। समोसा कहां खाते हैं, सैकड़ों करोड़ खा जाते हैं भाई। में क्या हो रहा है इसकी चिंता आपको है, गठबंधन में क्या हो रहा है इसकी चिंता आप कर रहे हो, लेकिन जनता जो परेशान है, परेशान जनता ने तय किया है कि इस बार देश के अंदर में परेशान आप लोग हैं, जनता परेशान, इसलिए जनता ने तय किया कि जीतेगा तो इंडिया ही। सुनो अधीर भाई क्यों कह रहे हैं मजबूरी का गठबंधन? हाँ वही मैं कह रहा हूं, इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया, धोखा। किसानों की इनकम दुगनी हो गई, नहीं हुई। पूछे इनसे, महिलाओं पर अत्याचार कम हो गया, नहीं हुआ। क्या मणिपुर में हो रहा है, बोलने को नहीं तैयार होते हैं। और जिस तरह की घटनाएं आपने देखा था, हमारी महिला पहलवान धरने पे बैठी थी, एक शब्द ये नहीं बोल पाए, बल्कि उनको घसीटा और गया था। तो जिस तरह की घटनाएं लगातार महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, क्या ये बोलते हैं? मेरी बात तो सुन लो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की बात करनी है, इसी पे तो बोल के सत्ता में आए थे। एक सवाल पूछता हूं, किसानों की बात करनी है आपको? हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सुनिए, अभी तक कितने बिल पास हुए? 9 बिल पास हुए। सुनिए मेरी बात, 9 बिल पास हुए जिसमें किसान से भी जुड़ा बिल था। आप लोग सदन में मौजूद थे? अब मैं बोल लूं, थे या नहीं थे? बोल लूं, थे। हाँ, मैं नहीं पूरी थे बात कहूंगा, नहीं थे। क्यों नहीं? गठबंधन की बात है, आप सारे साथ आ गए। बोलने दो भाई। ये क्या चाहते हैं पता है, ये चाहते हैं जल्दी से हम बिल पास कर लें, चर्चा ना हो पाए। ये लोग मणिपुर में किसके लिए हम हल्ला मचा रहे हैं? महिलाओं नहीं, मणिपुर में किस बात के हल्ला मचा रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए? क्यों कह रहे हैं कि महिला के सम्मान में असीमित समय के लिए आप चर्चा कीजिए, रूल 267 के अंदर में चर्चा कीजिए? ये क्यों नहीं चर्चा करवाना चाहते हैं? ये चाहते नहीं है कि महिलाओं की समस्या पे चर्चा होगी तो वहां चर्चा होगी, किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, चर्चा होगी कि किस तरह से वहां पे 60,000 लोग पलायन किया, चर्चा होगी। राजस्थान की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। अच्छा, राजस्थान की नहीं इसके मतलब मैं कह रहा हूं, जब चर्चा होगी तो राजस्थान पे भी चर्चा करो ना, पश्चिम बंगाल भी करो, बिहार पे भी करो। ये क्या होती है कि मैं तो कह रहा हूं हर एक पे चर्चा करो, लेकिन चर्चा करने क्या समाजवादी पार्टी राजस्थान पर चर्चा की मांग करती है? मैं कहता हूं राजस्थान पे भी चर्चा हो। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब सब पूछा तो पूरा राजस्थान पे भी कीजिए, पश्चिम बंगाल पे भी कीजिए, बिहार पे भी कीजिए, लेकिन मणिपुर में अनुराग भदौरिया ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरी डिबेट में बोला है कि भाई सदन के अंदर राजस्थान और बंगाल पर चर्चा होनी चाहिए। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बात पूरी होने दीजिए। देखिए आधी बात टोक के नहीं, अभी आपने बोला नहीं, मणिपुर में चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में चर्चा करना चाहते हो, देश की समस्त राज्य की आप चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा से भागते क्यों है? ये क्यों भागते हैं चर्चा से? भाई अब मैं जवाब ले लूं इनसे। हाँ मैं पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी भागते हैं आप वैसे चर्चा पर सहमति बन गई आपकी जानकारी के लिए और होने जा रही है चर्चा। एक मिनट बीच में नहीं, एक करके अनुराग फिर आप वही करेंगे तो गलत है। ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा बोलिए। इतने दिन तक जो चर्चा नहीं, करोड़ रुपया बर्बाद हुआ, कौन भरेगा? भरेंगे? ठीक है, पूछो इनसे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत साफ कर दिया कि अगर किसी सेक्शन ऑफ मीडिया, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, इफ देयर इज एन इंप्रेशन बीइंग क्रिएटेड इन सेक्शन ऑफ मीडिया दैट अंडर रूल 176 द डिस्कशन इज लिमिटेड टू 2.5 आवर्स। उन्होंने कहा आई वांट टू मेक इट क्लियर इट कैन गो एज लॉन्ग एज द डिस्कशन इज कंप्लीटेड, देयर इज नो टाइम लिमिट। अब तो बात ही खत्म हो गई। अब दूसरी बात, नियम 267 में कहां लिखा प्रधानमंत्री जवाब देंगे? नहीं, प्रधानमंत्री को बोलना है। चलो प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होता,
नहीं, स्टेटमेंट भी चाहिए, फिर डिस्कशन भी चाहिए, 267 में चाहिए। चलिए 267 जानते हैं किसके लिए होता है? सारा काम रोक कर डिस्कशन करें। बिल्कुल करना चाहिए, ठीक। महिलाओं की समस्या तो फिर मैं कह रहा हूं, तो बताइए फिर दिल्ली विधेयक को क्यों पारित होने दिया? रुकवाते दिल्ली का विधेयक, दिल्ली का विधेयक नहीं रुकवाना है। ये सवाल है अनुराग भाई, अनुराग भाई ये सवाल है, ये अब एक मिनट सवाल लीजिए, जो ये सवाल का जवाब अगर आज आप दे दें अरे हम कि अगर मणिपुर सवाल पूछने दीजिए, अनुराग भाई सवाल का जवाब हम देंगे तो सत्ता में किसने देना बताइए? ये सवाल पूछने दीजिए अनुराग भाई। 267 कहता है सारा अगर हम विपक्ष में भी हम सत्ता में रहते हैं जवाब देते हैं, विपक्ष में भी जवाब देते हैं, और ये तो सत्ता में रहकर जवाब नहीं देना चाहते तो भी विपक्ष देगा जवाब। क्या भाई? सीधा सा सवाल है जो सुधांशु जी ने पूछा, अगर मणिपुर की वजह से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कुछ काम नहीं होना चाहिए सिर्फ मणिपुर, तो फिर दिल्ली विधेयक पर कैसे सहमति बन गई? आपके लिए अलायंस जरूरी है मणिपुर? जवाब दो। हाँ बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं पूछना नहीं, जवाब देना है। नहीं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा रूल 267 के अंदर में इन्होंने चर्चा नहीं की। कितने दिन तक पार्लियामेंट इन्होंने ठप करवाई? ये नहीं, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अब इससे तो मत भागिए कम से कम। आप लोग बात नहीं सुनना चाहते, बहिर्गमन करके चले गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसी सरकार नहीं, विपक्ष आत्मा होती है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट की आत्मा को आप मारना चाहते हो। आप चाहते नहीं जनता की आवाज उठे, आप तानाशाही अपनाना चाहते हो। आप चाहते हो जो हम चाहे वो होगा और जनता की आवाज ना उठे। हम जनता की आवाज उठाते हैं, बहुत तेज उठ रही है आवाज, बहुत तेज उठ रही है। आराम से पानी जनता की आवाज दबाना चाहते हो पार्लियामेंट के अंदर। आराम से पानी दे, पानी आराम से। आवाज ज्यादा हो रही है। अनुज भाई मेरा आपसे सवाल ये है, नहीं वैसे तो जो अखिलेश जी ने फिर गलत कहा था, कांग्रेस बीजेपी एक जैसे नहीं है? अरे तो है तो कांग्रेस बीजेपी एक जैसे है, कांग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं। अनुराग भदौरिया, अब मैं पूरी बात कर लूं। कांग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं तो पूरी बात बोलो। कांग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं, हाँ या ना? राष्ट्र के हित में, देश के हित में, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, कांग्रेस सांप्रदायिक हम एक हैं, रहेंगे। तो सांप्रदायिक से समझौता कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की मदद नहीं कर रही है, ये अपना सत्ता बनाना चाहती है। राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक साथ और रहेंगे। हमारे दल अलग हो सकते हैं, राष्ट्र हित में सांप्रदायिकता भी कबूल है, राष्ट्र हित में सांप्रदायिकता भी। अभी इन्होंने बोला कांग्रेस बीजेपी एक जैसी, बीजेपी को बताते हैं सांप्रदायिक, यानी कि कांग्रेस को बताया सांप्रदायिक, कह रहे हैं राष्ट्र हित में सांप्रदायिकता भी कबूल है। बहरहाल सुधांशु जी 30 सेकंड, उसके बाद मैं अनुज भाई आपके पास आ रहा हूं। बस दो लाइन कहूंगा, इससे कुछ नहीं। पहली बात, इनको मणिपुर को लेकर बहुत संवेदना है। ये केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए। एक तरफ क्या कहते हैं, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करिए, सीएम को हटाइए। तो बर्खास्त होने पर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, मगर फिर केंद्र सरकार का शासन हो जाएगा। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव? लाइए, पता है वहां हकीकत क्या है? क्या पूरा बोलने में मुंह से पानी आ जाए, छूट जाएगा। भाई साहब आपको पता है तो बोलिए ना। अरे भाई, जिस राज्य में है वहां राज्य में क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही है लाने की? दिल्ली में आके आपको उसका हल्ला मचाना है, ठीक है। हम उसके लिए पूर्ण संवेदनशील थे। प्रधानमंत्री जी की वेदना, आक्रोश से लेकर सारी बातें होती रही, परंतु आप मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे हैं प्रस्ताव, यह मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि वास्तविकता आपकी यह है कि आपको पता है ना, आपको मणिपुर से मतलब है ना, महिला समस्या से मतलब है, आपको केवल और केवल राजनीति करने से मतलब है। अब मैं अनुज भाई आपके पास आ रहा हूं। अनुज अत्रे हैं। अनुज भाई, आरोप यह है कि जिस मतलब अलायंस के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप लोगों ने शराब घोटाला भुला दिया, आप लोग कथित शराब घोटाला, आप लोगों ने शीश महल वाले सारे आरोप भुला दिए, दिल्ली बाढ़ भुला दी, सब कुछ भुला दिया। अब केजरीवाल कबूल है, सिर्फ अलायंस के लिए आप लोगों ने दिल्ली को दांव पर लगा दिया। अनुज अत्रे जी, आप पर आरोप है। देखिए, आपका केजरीवाल इतने इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए कि दिल्ली को दांव पर लगा दिया। अनुज अत्रे जी। अमन जी, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग विषय हैं। जो ये इंडिया अलायंस है और जो आज तो इंडिया, शराब घोटाला मानते हैं दिल्ली में? शराब घोटाला बिल्कुल मानते हैं। तो फिर उनके साथ अलायंस भी कर रहे हैं? नहीं, अलायंस तो देखिए, अगर घोटाले की बात की जाएगी, शराब घोटाला है दिल्ली में? मुझे ये बता दीजिए, क्या घोटाले का पैमाना? शराब घोटाला बिल्कुल है, हमारी शिकायत पर है, उसकी शिकायत पर, हमारी शिकायत पर कंप्लेंट चल रही है। हम आज भी आप घोटालेबाजों से अलायंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, अलायंस मोदी जी को हराने के लिए है। मैं बता देता हूं, देखिए, अलायंस कर रहे हैं, आप मान रहे हैं। भ्रष्टाचार का पैमाना इस देश में तय होना चाहिए। तो भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाएंगे? सुन लीजिए मेरी बात, बोलने तो दीजिए। आपने सवाल किया, सवाल बोलने तो दीजिए। बोलिए। भोपाल की धरती से जब माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी पे आरोप लगाएंगे तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर लगाएंगे। 70,000 करोड़ का एनसीपी के नेताओं में, जिसमें अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन सब लोगों के ऊपर नाम शामिल होते हैं, और दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी बुला करके महाराष्ट्र में उनको जो है गलबैया करती है, उप मुख्यमंत्री का पद देती है। तो आप ये बता दीजिए कि ये क्या है? यहां पे जो अलायंस हुआ है, ये किसी के भ्रष्टाचार के साथ अलायंस नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ।
जो हमारा अलायंस हुआ है, जो इंडिया अलायंस, जो इंडिया कहने में भी इन लोगों को और इनके चरण चुंबकों को आजकल शर्म आती है, इंडिया भी नहीं बोल पाते हैं, INDIA कर दिया इंडिया का नाम भी। हम कहते हैं इंडिया, ये बोलेंगे, बोलिए जरा, INDIA क्यों बोलते हैं आप लोग? एक लाइन जवाब दे दूं, ठीक है, ये जवाब दे बोलेंगे इंडिया जीतेगा। अनुराग भाई पूरा बोलने दीजिए, अभी तो सदस्यता बची है, उनका हक बनता है। करंट इनका देखने को मिला, जब इनकी जेब से टमाटर निकल के आया तो कितनी जोर से करंट निकला, परेशान हो गए, बौखला गए, क्या निकल आया, शब्द क्या थे, बम निकाल दिया। टमाटर है, बम नहीं है भाई, आपने शब्द डर गए। ऐसा हमने टमाटर दिखाया तो ऐसे देखने लगे, देखा मैंने, ये क्या है? अरे मैं बता भैया टमाटर है, सब लोग घर में खाते हैं, कमाल है भैया, टमाटर से इतना डरते हैं। शब्द सुनिए इनके मुंह से कि कहां से चुरा के लाए या डकैती डाल के लाए। अरे बीजेपी वाले एक टमाटर देख करके ये बोलते हैं कि एक टमाटर किसी की जेब से निकल गया, चलिए डकैती डाल के लाए। ये टमाटर ने बना दी जोड़ी। चलिए अब मैं सुधांशु जी के पास, उससे पहले अवधेश जी, अरे एक टमाटर को, एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो, है ना अनुज भाई, एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो, हमारी सरकार बच रही है, डाकू बता दिया, गठबंधन हो रहा है, बता दिया टमाटर। मैं अवधेश जी के पास एक बार, 5 किलो टमाटर होंगे, वहां पे क्या क्या सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी? एक टमाटर करे डकैती डाल के लाए, अभी गार्ड के साथ आएंगे, एक टमाटर ज्यादा टमाटर हो जाएंगे तो सोचो क्या करना पड़ेगा। अब मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, अनुज भाई प्लीज एक एक करके बोल रहे हैं हम, रिक्वेस्ट है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मजबूरी का नाम इंडिया, मजबूरी का नाम गठबंधन, लेकिन वोटर्स की भी वोटर्स की तो कोई मजबूरी नहीं है। चलिए इनको तो अपने आप को बचाना है, ये खुद माना है अधीर रंजन चौधरी ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला मजबूरी का नाम गठबंधन, लेकिन वोटर्स की क्या मजबूरी है भाई? उनकी तो कोई मजबूरी नहीं होगी। आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि सपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, बाकी पार्टियों को यह लगा कि अलग अलग नहीं हरा सकते हैं बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को, मानते हैं सारे। तो नहीं, फिर उसका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि क्या मिल के हरा सकते हैं? क्या देश का माहौल ऐसा है इस समय कि देश फिर से 1989 में जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ, देश ने जो अस्थिर सरकारों का दौर देखा है, इवन नरसिंह राव को 232 सीटें मिली थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के रूप में भी देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ रहा है। जो हमने मनमोहन सिंह सरकार के में देखा कि विदेश नीति के स्तर पर श्रीलंका मामले में सरकार कोई निर्णय लेना चाहती थी, लेकिन डीएम के दबाव में वो निर्णय नहीं ले सकी है। ईरान के परमाणु मामले पर कोई निर्णय लेना था कि, तो क्या ये देश का माहौल ऐसा बदल गया है कि आप गठबंधन में एक साथ होकर के हरा सकते हैं? दूसरा सवाल ये उठता है, पहले वाले में मैं जोड़ दूं एक चीज, मतलब कल को बालाकोट करना होगा तो इनमें से खिचड़ी 26 में से कौन तय करेगा? मतलब कल को बालाकोट करना हुआ तो यहाँ ये इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, यही होगा ना। फिर ऐसा है कि जब अनुराग भदौरिया और हमारे मित्र, दो मित्र, अरे आपसे थोड़ी ना सवाल पूछ रहे हैं भाई, एनडीए में कितनी पार्टियां हैं ये बता दीजिए। बोल रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। अच्छा 38 पार्टियां हैं, चेहरा कौन है मोदी? आपका चेहरा कौन है? हमारे पास तो तमाम चेहरे हैं, इनके पास एक ही है, राहुल गांधी। लोकतंत्र में चेहरे ही चेहरे हैं, कमाल की बात कर रहे हो आप। मैं उत्तर देने ही वाला था, चेहरे पे चेहरा। जब ऐसा है, जब अनुराग अवधेश जी बोल रहे हैं, एक मिनट, जब अनुराग भदौरिया और अनुज अत्रे को छोटे से टमाटर में बम नजर आता हो तो आप कल्पना कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए आइडियोलॉजी किसकी ओर बढ़ रही है। ये आप पैकेट से एक टमाटर निकालते हैं, उसको बम कहते हैं। उसको दूसरा सवाल है, बीच में दूसरा सवाल है, रनिंग कमेंट्री, दूसरा सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 36 दलों को 26 के मुकाबले खड़ा कर दिया, तो क्या बीजेपी भी मानती है कि वाकई मजबूरी का दौर है, गठबंधन हम करेंगे? क्योंकि मेरा मानना यह है और देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी को उनके अपने काम के अलावा देश ने अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था तो उसके पीछे गठबंधन सरकारों से निराशा थी और गठबंधन सरकारों के कार्यों के कारण जो देश में असंतोष था, वो भाव था। नहीं, लेकिन एक बात मुझे टमाटर का जवाब खिचड़ी है, खिचड़ी सरकार नहीं, लास्ट में ये कह रहा हूं, लेकिन जैसे स्थिति क्या होती है कि जब आप चुनाव में हार जाते हैं और भी पीछे से अलग प्रकार से एक षड्यंत्र की तरह जब सरकार बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में हुआ, तो उसका जवाब युद्ध में कैसे दिया जाता है? तो एक घेरेबंदी बीजेपी ने भी कर ली है इस समय कि अब कोई भी दल जो किसी गठबंधन में नहीं जा सकता है, अगर आपने बनाया है, भाई ने बोला तो वैसे सारे दल को हम गठबंधन में। अनुज भाई ने जो सवाल पूछा वो सुधांशु जी मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो अनुज भाई ने वो चक्की पीसिंग वाले भी तो आए ना सर, फडणवीस जी बोले थे चक्की पीसिंग अब साथ में है उनकी। और नंबर एक और दूसरा सवाल, दो सवाल है, पहला ये, दूसरा ये कि उधर 26 है तो आप भी तो 38 है, तो गठबंधन तो इधर भी है जी। सुधांशु जी, इनकी तीनों बातों का मैं टमाटर और बम दोनों पर भी बोलना चाहूंगा। इसके अलावा देखिए, पहली बात, इन्होंने पहला प्रश्न यह किया था कि हम इंडिया नाम क्यों नहीं लेते। ठीक,
इनके पूरे गठबंधन का नाम का शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। कांग्रेस पार्टी का क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? INC। आज तक मैंने किसी कांग्रेस नेता को इंक बोलते नहीं सुना कांग्रेस को। अगर इंक बोलते सुना हो तो आप इंडिया की भी बात करिए, इंक पूछ गई क्या? तो पहली बात ये। दूसरा, गठबंधन का नाम कैसा रखा है कि सिर्फ अंग्रेजी है का नाम, अंग्रेजी का एब्रिविएशन, ध्यान इनसे पूछो हिंदी में क्या है, बता ही नहीं पाते हैं। बता देंगे, फिर बताएंगे, कहें उस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हिंदी में, यानी जो एब्रिविएशन सोचा है वो केवल अंग्रेजी। एक मिनट, आपके गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। नहीं, हिंदी में क्या नाम है? इंडिया। नहीं पता। हम लोग इंडिया गर्व से कहते हैं। नहीं पता। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया। आपको अपने गठबंधन का नाम नहीं पता? बिल्कुल पता है, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। फुल फॉर्म इंडिया की है, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंडिया की फुल फॉर्म अलायंस। हिंदी में पता ही नहीं सर। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बिल्कुल है। नहीं है पता, ऐसा नहीं। हिंदी का अनुवाद आप इंडिया है, इसमें क्या पता है? इंडिया है, इंडिया हिंदी का अनुवाद है। इसमें अनुवाद की अभी आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, अनुवाद इनको 2024 में मिल जाएगा सर। एनडीए इसका जवाब भारतीय जनतांत्रिक इंडिया के जितने भी हमारे घटक दल है आपको जवाब दे देंगे। इंडिया की जनता नाम में क्या रखा है? सही बात है, नाम में क्या जनता जवाब बस इंडिया और भारत के बीच का चुनाव हो जाएगा। इंडिया जो नाम भी विदेश से आया, पार्टी भी अनुराग भाई यारों बीच में नहीं। अब मैं एक मिनट वो कंप्लीट करेंगे एक एक करके। एक मैंने जो कहा था, मैं टमाटर और बम पे भी बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना टमाटर बम क्यों? मैं जो बहुत युवा पीढ़ी है उसको नहीं याद होगा, पर हम लोगों के जमाने और सबको याद होगा, इस देश में एक बार सरकार आलू प्याज के दामों के ऊपर गिर गई थी। कब? 98 नवंबर। दिल्ली। क्यों? 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम बढ़ गए थे और सरकार चली गई थी। मगर किसी को ध्यान है वो क्यों हुआ था? हम लोगों ने 11 मई, अटल जी की सरकार में 11 मई और 13 मई 98 में परमाणु विस्फोट किया था। आज का जो शक्तिशाली भारत है, जहां से भारत की हैसियत उभर के सामने आई, जहां से उस समय सेव इंडिया बॉन्ड निकाले गए, जिसमें कि दुनिया ने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। लोग सोच रहे थे $1 करोड़ $1 नहीं देगा कोई भारत को, भारत के पास कुछ नहीं रहेगा। $5 बिलियन का हमारा टारगेट था, $6.2 बिलियन इंडिया बॉन्ड में आए। और आज का जो शक्तिशाली भारत है उसके उभर के आया, वो शक्तिशाली भारत ना उभरने पाए, इसके लिए 1998 के नवंबर के महीने के आसपास 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि वो बम से जो ताकत निकली थी वो दब जाए, और वो नहीं रोक पाए तो अप्रैल 99 में 1 वोट से सरकार गिराई गई। आज भी वही शक्तियां हैं जो और मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार गई और 2014 तक 25 साल इस देश में गठबंधन की सरकारें रहीं। जो अवधेश जी ने कहा, गठबंधन की सरकारों की बहुत मजबूरी होती है। सिर्फ अटल जी की सरकार को छोड़ दे जिसने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पोखरण जैसे कुछ एक काम किए, वरना गठबंधन सरकारों के साथ बहुत बाध्यताएं रहती। यही वो, मैं उसी पे आ रहा हूं, मगर यही वो 25 साल थे जब चाइना हमसे आगे निकल गया, क्योंकि वहां डिसीजन लेने की पूरी छूट थी और वहां पर मजबूत बड़े और कड़े फैसले लिए गए, और हमारे यहां हम आपस में एक दूसरे में रहे। अब मैं 38 पे आ रहे हैं, बता तो रहा हूं, उस समय 1989 तक चाइना हमसे आगे नहीं था। 25 साल में वो हमसे बहुत आगे चला गया। ये देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। अब आपने 38 की बात कही, मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मॉर्गन स्टैनली ने जो मैं उसी पे इंडिया को आगे किया। एनडीए के आज 25 साल हो गए। 98 में एनडीए बना था। अभी प्रधानमंत्री जी हम लोग कई कार्यक्रमों में आए, क्लस्टर वाइज एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है, पर इन 25 साल में एनडीए की, पहली तो कहा हमारा अंग्रेजी में नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी खासियत जानते हैं आपको? हाँ, नहीं, इसकी खासियत क्या है सुनिए। इसकी खासियत क्या है कि डे 1 से नीति, नेतृत्व और नियत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। तब अटल जी नेता थे, अब मोदी जी नेता हैं। 38 के 38 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके यहां जानते मजेदार बात क्या है? ये सारी वो पार्टियां जिनको अपनी लीडरशिप में तो 20 साल बाद भी कंफ्यूजन नहीं है कि मेरा ये नेतृत्व रहेगा, इसके बाद मेरे परिवार का रहेगा। मगर जैसे ही आप नेतृत्व की बात करें गठबंधन की, कहेंगे वो लोकतांत्रिक है, सब चुना जाता है, फलाना। ये सारी राजतांत्रिक पार्टियां हैं जो गठबंधन में लोकतंत्र के मुखौटा लगाकर बचने की कोशिश। सुधांशु जी, यहां मेरी आप ही के पास आ रहा हूं, मेरी ना इत्तेफाकी है आपसे, वो ये यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनुराग भाई जानते हैं कि राहुल गांधी ही चेहरा है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ या ना? इन्होंने बोला हाँ या ना? मेरी बात आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपना जवाब, मैं आपकी साइड ले रहा हूं। यहाँ कोई हमें कोई सवाल पूछने दीजिए। मेरा सवाल नहीं सुनते लो भाई, उधर सवाल सुनिए ना, पूछना इधर। मेरा सवाल ये है, मैं सुधांशु जी ने बोला यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है,
मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं जानता हूं। मैंने कहा हमारे यहाँ लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी चेहरा है ना? अब बोलने दो, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। राहुल गांधी हमारे यहाँ कई चेहरे हैं, और जब चुन के आएंगे, कई चुन के आएंगे। राहुल गांधी चेहरा नहीं है। अब बोलने दो मुझे भाई, राहुल गांधी चेहरा नहीं है। बोलने दो, मेरे पास कई चेहरे हैं। आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आप राहुल गांधी को चेहरा नहीं मानते। कई चेहरे हैं, कई चेहरे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं तब अपने नेताओं को चुनते हैं। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। पिछले 12 महीने के हर महीने के दाम बताओ, हर महीने के दाम बताओ। आज की डेट आज हर महीने टमाटर पर छुरी चलेगी तो गठबंधन पर छुरी थोड़ी ना चलेगी। सर आपके जेब में गठबंधन है, बाहर निकाल लीजिए। 38 राहुल गांधी ने नहीं कहा ये ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। ये जीवन भर अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद हमारा बेटा बेटी हो जाएगा। तो शी जिनपिंग मॉडल तो चाइना का मॉडल तो इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। मजबूरी के मौसम में भी जीना पड़ता है, थोड़ा सा समझौता जानम करना पड़ता है। कभी कभी कुछ इस हद तक बढ़ जाती है लाचारी, दिल कहता है कि रोए लेकिन हंसना पड़ता है। वो भोजपुरी में लाइन थी कि बिलवा में घुस जाएगा सब साथ बिच्छू गोजर चलेगा जब चाप के बाबा का बुलडोजर, हमने वो करके दिखाया था। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कराई जाए। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे की चपेट में आकर एक मकान ढह गया और उसमें रहने वाले 5 लोग सैलाब में बह गए। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ से आ रहा बेहिसाब पानी जिले के सिरमौरी ताल नाम के गांव में घुसता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई छोटा डैम टूट गया हो। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने गांव में हाहाकार मचा दिया। एक घर तो बिल्कुल ही बह गया और उसमें 5 लोग आ गए, नहीं पता चल रहा है कि अभी कहाँ है। सैलाब के गुजरने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पूरे गांव में 3 से 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। गांव में हर तरफ सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ की वजह से वहां की रामगंगा नदी उफान पर आ गई और उफनती नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां की कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में लोग ट्रैक्टर की मदद से सफर करने को मजबूर दिखे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें जल भराव की वजह से सड़कें ही गायब दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लोग तालाब के बीच रह रहे हों। गांव वालों के मुताबिक वहां पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है और उन्हें हर रोज इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उस नदी के उफान पर आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। नूह में धारा 144 के तहत नए आदेश पारित किए गए हैं, जिसके तहत अब स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही बैंकों में भी लेन देन का काम आम दिनों की तरह अब हो सकेगा। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूह में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया। नूह में आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, बस सेवा पूरी तरीके से बहाल होगी, बैंकों में आम दिनों की तरह काम होंगे। वहीं एटीएम मशीनें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता मिलता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और उधर नूह में हुई हिंसा के बाद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। सिर्फ नूह ही नहीं, दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाई से उपद्रवी डरे सहमे हुए हैं। आरोपियों को लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार किया जा रहा है। नूह हिंसा में अब तक 153 केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 365 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 111 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गुरुग्राम में 37 केस दर्ज किए गए और 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई। टोटल ऑफ 37 FIRs till date. In this, 79 persons have been arrested in the various cases. नूह में भड़की हिंसा के बाद से लोगों से लगातार शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण के केस में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंचायत बोर्ड के गठन पर हिंसा भड़क गई। वहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद वहां से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर जंग का मैदान बना दिखाई दिया। कुछ लोगों और पुलिस के बीच बहसबाजी और जमकर झड़प होती दिखी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। कई जगह से बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आईं। हाथ में डंडे लिए पुलिस उस भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जब आग बबूला भीड़ ने कदम पीछे नहीं खींचे तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े।
बताया गया कि फुरपुरा पंचायत बोर्ड के गठन पर यह विवाद शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि टीएमसी और सीपीएम के समर्थकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे इलाके में हिंसा की आग भड़क उठी। जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में मार्च भी निकाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में जहां कुछ देर पहले भीड़, हंगामा, बमबाजी और पत्थरबाजी होती दिखी थी, वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इलाके की दुकानों पर ताले पड़े नजर आए। तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कुछ मोटरसाइकिल सवार पाबंदियों के बावजूद सड़कों से गुजरते दिखे, जिन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। और उधर पाकिस्तान में चल रहे चुनावी हलचल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वहां लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि अगर अगले चुनाव में उनकी पार्टी जीत जाती है और उनकी सरकार बन जाती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही बनेंगे। जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद 2018 में इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जेल में डाल दिया था। बाद में जेल से बाहर आए और 2019 में बीमारी का बहाना बनाकर ब्रिटेन भाग गए थे। हालांकि उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें वापस पाकिस्तान लाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन अब जब खुद इमरान खान तोशाखाना मामले में जेल की हवा खा रहे हैं तो नवाज शरीफ की वतन वापसी की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी सरेआम गोली चलाता दिखा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पैसों के लेन देन के विवाद में उस आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें गोली चलाने वाला आदमी काला कुर्ता पहने सड़क के किनारे मौके का इंतजार करता दिखा और जैसे ही सफेद शर्ट पहने दूसरा आदमी सामने से सड़क पार करने लगा तभी काला कुर्ता पहने आदमी ने उस पर फायरिंग कर दी। आरोपी ने उसको एक के बाद एक कई गोलियां मारी, जिससे सफेद शर्ट वाला आदमी वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसने वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी का पैर पकड़ लिया। सरेआम गोली चलने से मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े और एक बुजुर्ग ने उस आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के कई खोखे भी बरामद किए। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर 2009 के गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट 22 अगस्त को इस मामले में फैसला सुना सकती है। यानी अब फैसले की घड़ी आ गई। 2009 में गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। पिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी दोष मुक्त हो चुका है, जबकि साल 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार दोष मुक्त किया गया था। अब गैंगस्टर के इस मामले में भी 22 अगस्त को फैसला आ सकता है। बिहार के वैशाली में एक सरकारी अस्पताल में एक आदमी की मौत पर बवाल हो गया। जिस आदमी की मौत हुई उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि ये घटना अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मरीज दम तोड़ चुका था। जिसके बाद उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और आग बबूला परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उनके हाथ जो लगा उन्होंने उसे तहस नहस कर दिया। खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, कमरे में रखे कुर्सी मेज समेत सारा सामान जमीन पर पटक दिया। दवाइयां और जरूरी कागजात बेतरतीब तरीके से पड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में तैनात एक गार्ड के साथ मारपीट भी की और जब पुलिस वहां पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पत्थरों की बारिश करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। सब तो क्षतिग्रस्त हो ही गया है, जो इमरजेंसी में दवा जितना है। उनका आरोप था कि सड़क हादसे में घायल वो अपने मरीज को जब अस्पताल लाए तो उसका इलाज करने के लिए वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सारंगनाथ महादेव मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर ली गई है। वाराणसी का सारनाथ बुद्ध की उपदेश स्थली के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सारनाथ की एक और पहचान है, वो है भोलेनाथ के साले सारंगनाथ की। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ अपने साले सारंगनाथ महादेव के यहाँ मेहमान बनकर रहते हैं। इस मंदिर से मान्यता भी जुड़ी हुई है। यहाँ दर्शन करने से लोगों को संतान सुख मिलता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को भी मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। मंदिर को भव्य रूप मिलने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आराम मिल सकेगा। सीरिया में कुर्द लड़ाकों का तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के गुट पर जानलेवा हमला करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। 12 साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया तुर्की का पड़ोसी है और उसके उत्तरी हिस्से में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। इसलिए कुर्द लड़ाके और तुर्की के समर्थन वाला सीरिया की सरकार का विरोधी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और सामने आए वीडियो में उनकी वही दुश्मनी देखने को मिली। कुर्द लड़ाके तुर्की की टीम के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए।
तभी तुर्की के गुटवाला एक विद्रोही कुर्द लड़ाकों की गोलियों से बचकर भागता दिखाई दिया, मगर कुर्द लड़ाके उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर ही निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए इस पर चर्चा काहे नहीं कर रहे हैं? चलो पिछले 10 महीने, पिछले 12 महीने के हर महीने के दाम बताओ, हर महीने के दाम बताओ। आज की डेट आज हर महीने भाव हर दिन बदलता है, जगह जगह बदलता है। आराम से रखिए, आराम से गठबंधन गिर ना जाए, आराम से भैया। नहीं पचकेगा। अब सुन लीजिए, इनके यहाँ पे टमाटर पर छुरी चलेगी तो गठबंधन पर छुरी थोड़ी ना चलेगी। अपनी बात कह जी जी, क्योंकि इनको सच्चाई से भागना है। मैंने इनसे पूछा, सर आपके जेब में गठबंधन है, बाहर निकाल लीजिए। 38 इनके, अब बात करूं मैं पूरी, इनके 38 पार्टियों का महंगाई में क्यों नहीं लाए? 267 पार्टियों का गठबंधन है, 38 पार्टियों का। हाँ जी है। और हम 26 पार्टियों का है। 38 पार्टियों में इनके वो पार्टियां जो इन्होंने एक पार्टी में एक पार्टी के दो भाग वाले लोग हैं। एक है पासवान की पार्टी, 2 भाग में बटी हुई है। एक में चिराग पासवान में, दूसरे में पारस पासवान है। अब इनसे ये पूछ लो कि भाई दोनों पार्टी का क्या, दोनों एक साथ रहेंगी, कैसे रहेंगी? आप खुद कंफ्यूज हो। और दोनों साथ साथ खड़े थे, साथ खड़े तो आप तो कह रहे थे रासाई पार्टी है, फिर रासाई पार्टी को क्यों ले लिया? कैसी पार्टी है? तो मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं, अपनी पार्टी में लोग कैसे पार्टी है? कैसी पार्टी? अच्छा एक बताइए, 30 साल से जब से पार्टी बनी है, 33 साल में कभी मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ परिवार के बाहर? बोलिए। अच्छा एक मिनट दल कौन है? मैं तो वो साफ कहना चाहता हूँ, भारत की राजनीति में कैसी पार्टी है ये? कैसी पार्टी है इनकी? हाँ, हमारी पार्टी तो भाजपा है ना। काहे की भाजपा? आप तो काहे की भाजपा? अरे भाई, अरे राहुल गांधी पे आप बोलने तैयार नहीं होते। इंडिया है, आप एनडीए हो और तो इंडिया का नेता राहुल गांधी है कि नहीं? बोलो भाई। 26 है, हो सकता है कल आपके पास एक भी ना बचे, क्योंकि आपकी जो नीति है। अच्छा अनुराग भाई, एक सवाल है, एक मिनट आराम से। इनको एक परिभाषा में एक शब्द का, डर क्यों अच्छा अनुराग भाई, इनको बीजेपी को एक शब्द में कैसे परिभाषित करते हैं आप? एक शब्द में क्या है ये पार्टी, क्या है? क्योंकि सोच के बोलिएगा, अखिलेश जी ने बोला है कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे, तो जो इनके लिए बोल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। झूठी पार्टी है तो कांग्रेस भी झूठी पार्टी है। कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी। अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस बीजेपी एक जैसी। बोला नहीं बोला, ये अखिलेश जी की बात की गारंटी नहीं है। झूठी पार्टी है। ये बोल रहे हैं वो क्या बोला मुझे नहीं पता। आप बोल रहे हैं वो क्या बोले मुझे नहीं पता। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ भाई मैं। बीजेपी झूठी, कांग्रेस भी झूठी पार्टी है। बीजेपी झूठे जुमलेबाज। आपने पूछा एक शब्द बोलो, मैंने बोल दिया। अच्छा देखिए, अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस बीजेपी एक जैसे, आपने बोला बीजेपी झूठी, कांग्रेस भी झूठी, जुमलेबाज पार्टी। कांग्रेस सच्ची पार्टी है। अरे हमारे साथ है। नहीं, हमारे तो सच्ची है कि नहीं? नहीं, इंडिया है। सच्ची है कि नहीं? इंडिया में सब ठीक है। अच्छा, इंडिया में सब सच्ची है कि नहीं? बोलिए। सच्ची है कांग्रेस, इंडिया में सब ठीक है। कांग्रेस सच्ची है क्योंकि इंडिया में जितने भी दल हैं, नहीं बोल रहे हैं भाई। इंडिया में जितने भी दल हैं, जितने भी दल हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हाँ बोलिए, मनभेद नहीं है। एक मिनट हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। सर, गीता प्रेस को सम्मान मिला, उसका ये लोग विरोध किए। लव जिहाद पे कानून आता है, उसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ा जो देश का मुद्दा था 370, उसका भी विरोध कर दिए। तो कांग्रेस हिंदू विरोधी, देशद्रोही है, वो राष्ट्र भक्त वाला पार्टी नहीं है। ठीक है, वो वोटर तय करें, मतलब देशद्रोही क्यों बोलना भाई? सर एक बात और बताते हैं सर, मणिपुर का आप बात जरूर किए, ठीक है करिए, लेकिन सर मेवात से आए हैं। मेवात में पूरा जो घटना हुआ है ना, हाथ पे पथराव किया गया है, जला है हाथ, और कई लोग घायल हुए हैं। मेवात से हैं क्या? हाँ, बीजेपी मेवात से आए हैं। ये क्या आपको वहां पे सर फेंका था महिला लोग का? जब हम लोग मंदिर में गए थे, नारायण मंदिर में, तो वहां पे फेंका गया था। आपको वहां लगी? जी वहीं पे लगा है। ब्रिजमंडल यात्रा में क्या हुआ था? फेंका गया था सर। जब कार में हम लोग चारों तरफ से हम लोग को मुस्लिम लोग घेर लिया था, जब हम लोग वहां से भाग रहे थे तो हम लोग को फेंका गया था। और जो भैया लोग थे जो अपने परिवार बचा के साथ गए थे, उनका गाड़ी तोड़ दिया गया। आप नल्हड़ मंदिर में थे? नल्हड़ मंदिर में, जी सर। कब की बात है? सर 31 तारीख की। आप भी थे वहाँ पर? जी सर, मैं भी था वहाँ पर। हम सब साथ में, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। जी, हम सब एक ही गाड़ी में थे। जिस प्रकार से आज राजधानी से 100 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा के अंदर मेवात जगह पूरा पाकिस्तान बन चुका है। छोड़िए वो सब नहीं, मेरे को जानना हुआ क्या था जो चारों तरफ से हमारी गाड़ियों को घेर लिया गया। नल्लड़ मंदिर के नूह के पास, और उसके बाद भरसक पत्थरबाजी होने लगी। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हम सब ने अपनी गाड़ियों के नीचे सर झुपा लिया, कलावा उतार के फेंक दिया। आपको वहीं से लगी है? सर ये सर आपको बताते हैं, इतना बड़ा इस देश में शर्मनाक बात है, इस देश में हमको अपना भगवा उतार के, तिलक मिटा के और कलेवा काट के हम लोग को कार में छुप छुप के भागना पड़ा। हम लोग का इस्लामीकरण लोग करवाना चाहते हैं। ठीक है, और सर एक बात और बोलना चाहते हैं, वहां की महिला पता है क्या बोल रही थी कि बाबू शाम होने से पहले हम लोग कैसे भी निकलवा लो, अगर हम लोग नहीं निकलते तो हम लोग के साथ ये लोग बलात्कार। बैठिए। सर सवाल ये है कि
देश की जनता क्या देख के विपक्ष को वोट करे? विपक्ष वोटर की क्या मजबूरी, आपकी तो मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी? अनुराग भाई, उनको पता है, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं आता। अभी ये इंडिया की बात नहीं बोला, वैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, अब इंडिया बोलने से डरने लग गए। अब कहते हैं इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। तो तब आपने क्यों नहीं बोला मेक इन भारत? तब तो आपने नारा नहीं लगाया। नहीं, आप मेक इन भारत बोला आपने, नहीं, आपने डिजिटल भारत बोला। आप इंडिया चूंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि अब जनता चूंकि इंडिया के साथ है, अब आपके साथ बचा नहीं है, तो आप टॉर्च लेके पासवान जी आप कहाँ हो? आओ आओ आओ, बहुत दिन हो गया मिले नहीं, आओ पासवान जी। फिर आप खोज के लाते बैठ जाइए। जनता इंडिया के साथ है, इंडिया आई डॉट वाले इंडिया। कौन कौन है, हाथ खड़ा करिए। आप हैं? नहीं, इंडिया के साथ। अनुराग भाई कह रहे जनता, आई डॉट एंड डॉट इनके साथ 3 है, बाकी भारत के साथ कौन कौन है? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या हो गया? देखिए, यदि केवल भाषाई अनुवाद की बात हो तो इंडिया और भारत समान है, अगर ट्रांसलेशन की बात हो। पर राहुल गांधी ने नहीं कहा ये ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और जब विचारधारा की बात आती है तो इंडिया और भारत की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। ये कब से? चलिए, ये कब से है? ये अंग्रेजों के जमाने से मानना नहीं चाहिए। डिजिटल अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, मेक इन अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, स्टार्टअप अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है। तो भाषाई अंतर में दोनों समान है, अनुज भाई, पर वैचारिक में दोनों में जमीन आसमान। अनुज भाई, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, अनुज भाई, अच्छा चलिए आप ही पूछ लीजिए। हाँ बताइए। हाँ माइक। हाँ सर, सुधांशु सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि जो 1998 से पहले जो देश था वो तो कांग्रेस के शासन में था। आप इस तरफ हम लोगों को नहीं धकेल रहे हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, वो एक तरफा शासन कर रहा है, वो डिसीजन लेने में मतलब एक ही तरह का सवाल यही सवाल ही है सर कि वो कि मतलब सर वहाँ पे वो एक तरफा शासन कर रहा है। ठीक है, जो उन्होंने चाइना का सवाल पूछा था वो बहुत गंभीर बात है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य था यदि मजबूत सरकार होती है तो बड़े कड़े फैसले ले सकती है। जैसे हमने यह तय किया कि हमने 9 साल पाकिस्तान से बात नहीं की, गठबंधन सरकार होती तो बहुत समस्या आती। यदि हमने और जो आपने चाइनीज और हमने बालाकोट, सुनिए अनुराग भाई, याद दिला दिया मैंने, इतनी ठुकाई की कि बेचारे आज तक चिल्ला रहे हैं। अनुराग भदौरिया, उन्होंने इंतजार किया अपने टर्म का। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि हम चाइनीज मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जो INDIA की पार्टियां हैं ना वो सब शी जिनपिंग मॉडल पे चलती हैं। शी जिनपिंग मॉडल क्या है आपको याद हो? 2 साल पहले शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में संशोधन करा के यह तय कर लिया क्या वो जीवन भर चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो इन सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार, इनके देखिए किसी के संविधान में नहीं लिखा होगा कि यहां बदला जाएगा इनका अध्यक्ष, ये जीवन भर अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद हमारा बेटा बेटी हो जाएगा। तो शी जिनपिंग मॉडल तो चाइना का मॉडल तो इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। एक मिनट, अब अनुज जी मेरा सवाल, एक मिनट अनुज अत्री, अब मेरा आपसे सवाल। सर आप ही 2 का शो नहीं है, अनुज भाई भी, अनुज अत्री, अरे कांग्रेस है भाई, बोलने दीजिए, बड़े वालों को बोलने दीजिए, कांग्रेस पार्टी है। अनुज भाई सवाल, एक तरफ है मजबूरी, बकौल अधीर रंजन चौधरी, अमन चोपड़ा नहीं, मजबूरी, दूसरी तरफ दावा है मजबूती। तो वोटर क्या चुनेगा, मजबूरी या मजबूती? आप बता दीजिए अनुज भाई। जवाब देता और ये मजबूरी अधीर भाई ने बोला, मैंने नहीं बोला। आग्रह करूंगा, समय दीजिएगा, बहुत सारे जी बिल्कुल अनुज भाई बोलिए। देखिए, मजबूती और मजबूरी पे आऊं तो निश्चित तौर पे देश की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इनको जब मजबूती से चुनाव देश की जनता ने किया, 2 बार इनको मैंडेट दिया, 2014 में दिया, 2019 में दिया। किन बातों पे दिया? इन्होंने कहा कि हम देश से गरीबी भगाएंगे। क्या दे दिया इन्होंने गरीबी भगाने के नाम पे? देश को महंगाई दे दी। इन्होंने कहा हम महिलाओं को सम्मान देंगे। 15 अगस्त को खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और ऐसा सम्मान किया कि उसी दिन गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जिनको कोर्ट ने सजा दी थी, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि देश में किन किन प्रदेशों में क्या हालात हो रही है। इन्होंने तो वायदा किया था ना, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार पूरे देश में महिलाओं का सम्मान करेंगे। महिला पहलवान का, मणिपुर की महिलाएं, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, इनके प्रदेशों में चले जाइए, क्या हाल हो रहा है महिलाओं का। इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है लोगों की आय बड़ी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन एक मित्र की इतनी आय बढ़ा दी इन्होंने, एक मित्र की इतनी आय बढ़ा दी कि पूरे देश की संसाधन उसके हवाले। किनकी? एक मित्र है इनके, कौन? सबको पूरे देश को पता है, आपको नहीं मालूम, सबको पता है। नाम लीजिए ना, तो सब देखिए, नहीं नाम लीजिए, राहुल लीजिए ना, ये सुन लीजिए, इनका एक ही मित्र है,
जिसको किनकी बात कर रहे हैं? जिसको 600वें स्थान से मुझे नहीं पता किनकी बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं? इनका मित्र, उनके तो गहलोत जी, वहां छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी, सबने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। तो सवाल है सुधांशु जी, आज की डिबेट जो है मोटे तौर पर हमेशा ये होती है कि मोदी वर्सेस कौन, ये सवाल आप लोग पूछते हैं। भाई वहां चेहरा नहीं है। नहीं, एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। मोदी वर्सेस पहचान कौन? हाँ जो भी पहचान, लाफ्टर शो में आता था ना पहचान कौन। तो मेरा सवाल आपसे ये है सुधांशु जी, जब अटल जी की सरकार थी तब भी उदाहरण दिया जाता है कि तब भी चेहरा कोई नहीं था, लेकिन इंडिया शाइनिंग के बावजूद 2004 में सरकार बदली। अब अटल जी तो बहुत बड़ा चेहरा, उनसे बड़ा तो संभवतः कोई चेहरा नहीं, तब भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन तब भी सरकार में परिवर्तन हुआ 4 से 14, फिर कांग्रेस आई, तो तब भी तो हुआ था बिना चेहरे के। तो अब क्या ये सिर्फ चेहरा और नॉन चेहरे से ये बात बन पाएगी आपको लगता है? उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। उस समय 138 सीटें भाजपा की और 145 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो इतना बड़ा कोई अंतर नहीं था, किसी को बहुमत नहीं मिला था। अब ठीक है, गठबंधन के समीकरण में उनकी सरकार बनी और उसके बाद 10 साल तक उस सरकार में क्या क्या हुआ है वो भी पूरी देश के सामने। तो कई बार क्या होता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो 10 साल तक, 1 दशक तक तो देश ने उसकी सजा भुगती थी। तो मुझे लगता है अब देश की प्रबुद्ध जनता बहुत समझदार है। ऐसा कॉम्बिनेशन अब नहीं बन रहा। मेरा सवाल अब मैं इनका एक बात का इनका तथ्यात्मक जवाब देता हूं। एक उम्मीदवार, ये तो खतरे की घंटी है। अरे साहब, अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार सपा बसपा जब एक हुए थे 2019, मान लिया गया था ना कि अब ये तो ट्राउंस कर देंगे बीजेपी को, बीजेपी फिनिश। उसके बाद भी क्यों हो गया? कारण राजनीति में अर्थमेटिक नहीं, केमिस्ट्री चलती है। इसीलिए कहा गया है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। अगर ऐसा होता तो बड़ी आसानी से सब एक दूसरे के साथ वोट ट्रांसफर हो जाता, वो वास्तविकता में होता नहीं है। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला, इन्होंने कहा महंगाई की बात, मैं पूछना चाहता हूं आज महंगाई की दर क्या है? 4.5%। जब इन्होंने छोड़ा था कितनी थी? 13%। जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूं महंगाई की दर तय होती है तो 40-50 चीजों के दाम के साथ तय होती है, सिर्फ एक चीज के दाम पे नहीं तय होती है, क्या 2 चीजों के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और टमाटर के दाम बताना है पूरे 9 साल के, बताइए टमाटर के दाम 9 साल किस जमाने में कितने थे, और आज की तो मैं बात उस पर कहना चाहता हूं। इनके बाद आज मैं कह रहा हूं महंगाई की दर जो ये छोड़ के गए थे उसके आधे से भी कम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा महिलाओं के प्रति अत्याचार की बात, तो आज जाके चेक कर ले, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है, और पिछला साल पहली बार है जब लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है नए पैदा हुए बच्चों में। तीसरी बात बोलेंगे इनके बाद, 1 मिनट इनके बाद आप बोलेंगे 1 मिनट 30 सेकंड पूरी बात भाई, यार क्या बात है, लगातार उनकी बात का जवाब देने दीजिए। आप बीच में कुछ ज्यादा ही कहां बोल रहे हैं, छुटका पार्टी बढ़ के बता रहे हैं, बोल कहां रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने बिल्किस बानो का उल्लेख किया। बिल्किस बानो का मैं उस बातों का बिल्कुल जवाब देता हूं। बिल्किस बानो के ऊपर के जो लोग अपराधी थे वो 14 वर्ष जेल की सजा काट के आए, परंतु ये उत्तर प्रदेश में इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था, जिसके साथ मौलवी ने फतवा दे दिया कि उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया है, तो आज से वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। इमराना के लिए दिल नहीं धड़का था, वो भी तो मुस्लिम थी। क्यों वोट तौल के देखना है? जब मौलवी साहब से बात आ गई तो सब पीछे हो गए। अब हम बोल लें। अब इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर में गिरजा टिक्कू भी तो थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, उसके लिए दिल नहीं हुआ। जब कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी आती है, 1 मिनट, हाथरस के लिए नहीं हुआ, उन्नाव के लिए नहीं हुआ, कठुआ के लिए नहीं हुआ, कमाल की बात कर रहे हैं। इसमें ऑडियो कर दीजिए भाई। और सुनिए, बता बोलेंगे कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी साहब ने केरल की असेंबली में 300 केसेस के बारे में बात किया, जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों को पकड़कर आतंकवादी तक बनाया गया, और उसके बाद उनका मजाक उड़ा दिया। यानी केरल में कोई मतलब नहीं है, कश्मीर में काट दिया जाए, लिख दिया जाए कि छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। तो दिल धड़के तो सबके लिए धड़कना चाहिए, वोट के तराजू पे तौल के नहीं धड़कना चाहिए। अब तीसरी बात, देखिए अनुराग देखिए सुधांशु जी ने यार रिक्वेस्ट एक है भूखमरी के इंडेक्स में हम लोग 142वें नंबर पे, जरा जा चेक करिएगा भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है। यानी जो हमको नीचे रखे हैं, जहां आटे के लिए दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गोली चल रही है, भाई ये कौन सी निचली मानसिकता के लोग हैं जिनको हमने खैरात बांटी, उनसे नीचे हम भुखमरी में हैं, और उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अनुराग सर से मेरा एक सवाल है, मोदी जी का हमारे पास एक स्पष्ट चेहरा है कि वो हैं, आपके पास कितने ऐसे चेहरे हैं कि हम उन्हें देख करके वोट दे दें? एक एक बच्चे के पता होता है कि ये मेरा इंग्लिश का टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाता है।
अगर वो चेहरा बदल जाए तो उसे पता नहीं चल सकता, समझ नहीं आ सकता कि मुझे कौन पढ़ाएगा। और एपी हमारे एक मिनट सवाल है अनुराग। अखिलेश जी तो एक मिनट सवाल आराम से, एक मिनट कीजिए। अनुराग भाई सवाल मेरा ये है, अखिलेश जी में तो चेहरा की काबिलियत है, अखिलेश जी तो चेहरा मानेंगे, इतनी आप में शायद बिल्कुल हैं, क्यों नहीं? अखिलेश जी चेहरा है, 2024 के चेहरा अखिलेश जी तो दोगे भाई कि आप ही बात पकड़ लोगे यार। अभी आपने बोला अखिलेश जी अनुज भाई से पूछ लीजिए तो भी चेहरा है, अब ऐसे तेज बोलिए ना, चेहरा है, पवार साहब भी चेहरा है। हमारे यहाँ पे चेहरों की कमी नहीं है, इनके पास चेहरा ही नहीं है। एक लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी चेहरे होते हैं और जो जीत के आएगा वो एक लोगों को चुन लेगा। इसके पहले कई बार ऐसे चुनाव हुए जब लोगों को चुना गया है। अच्छा मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे। हाँ एक बार सुधांशु जी बोलिए सुधांशु जी आप मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वो एक चेहरे पे कई चेहरे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं, अनुराग भाई कह रहे हैं, अनुज भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं, तो ऑप्शंस आप लोगों के पास कई सारे होंगे, तो बेहतर क्या है? बहुत सारे दर्शकों के संज्ञान के लिए एक बात बता दूं, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री होता है। वो जानते कौन है? स्विट्जरलैंड। हर साल प्रधानमंत्री बदले। इनका गठबंधन तब बेहतर हो सकता है अगर हर हफ्ते के एक दिन एक प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, तो इनका गठबंधन ज्यादा बेहतर हो। अभी अमन जी आपने भारत एक मिनट किससे सवाल? अभी आपने भारत और इंडिया पर तो वोटिंग कराई लिया। उसमें स्पष्ट भारत जीतेगा और जीतते रहा है। अब सुन लीजिए बात, अब ये दोनों महानुभाव जो खड़े हैं इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने 70 सालों से देश को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बदमाश पैदा किए। अब सुधांशु जी ने कहा था ना कि इन्होंने बोया, हमें काटना पड़ रहा है। आज वो बदमाशी खत्म की जा रही है इन्होंने। अवधेश जी इस बात का जवाब, ये मुद्दा है ग्राउंड पर, मतलब आखिरी सवाल है, आखिरी 2 मिनट। अवधेश जी देखिए मुद्दा है ग्राउंड पर जो इन भाई साहब ने उठाया। नहीं, ये पॉइंट पहली बात यह है कि भारत किसी भी प्रतिस्पर्धी या दुश्मन या विरोधी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। इस समय देश और दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती है, केवल ये अकेले नहीं है INDIA। जितना व्यवस्थित इनका कार्यक्रम चल रहा है, पीछे से इस देश के सारे सेफोलॉजिस्ट वो पुराने सब लगे हैं, तो इसलिए चैलेंजेस बढ़ा है। दूसरा क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जनता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में व्यापक असंतोष है, जो कर्नाटक में दिखा है। अरे मेरे को बोलने में, ये मेरा आकलन है। लोगों को दे, इतने काबिल आदमी है, इनका नाम ही नहीं आगे बढ़ाया जाता। बताइए दूसरे दल के आएंगे, CM बन जाएंगे, तो ये क्यों है भाई? देखिए वहाँ भगवा है, यहाँ आ रहा है, मुझे सबको इक्वल मौका देना। हरा थोड़ी ना, भगवा भी बोलेगा। बोलिए भगवा। लेकिन देश में ये देखिए ना, सुधांशु जी हरे में, वो भगवा में, पूरा शो भगवा हाईजैक, हरा थोड़ी ना हाईजैक, भगवे का भी उतना ही सम्मान है, सम्मान का सेकुलर डिबेट। लेकिन INDIA ने जो मणिपुर के एक वीडियो को उठाया है, उससे माहौल ये बना है कि भाई वहां तो मैतेई महिलाओं के साथ भी हुआ, तो क्या ये पार्टियां फिर से उसी अल्पसंख्यक के साथ जाके और हिंदुओं का समर्थक केवल बीजेपी को ही बांधती है? क्योंकि लोगों का भाव यह बन रहा है कि कठिन समय में, नहीं अंतिम तक ये महत्वपूर्ण, लोगों की धारणा यह बन रही है मणिपुर को और नूह को देख के कि अच्छा या बुरा हिंदुओं के साथ कठिन समय में खड़ा होने के लिए बीजेपी ही बच गई है। ये इनके लिए भी जवाब बनता है। मणिपुर से लेकर मेवात तक कुकी, लेकिन चीजें मैतेई के साथ भी हुई, वो भी फैक्ट है और गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जो महिला के साथ हुआ वीडियो वो भी गलत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भी मणिपुर में जो नूह में भी हो रहा है, मेवात में भी, जो इन भाई साहब ने भी बताया, वहां पर जो हो रहा है, मंदिरों पर जो गोलीबारी हुई, दूसरी तरफ से भी, उस तरफ से भी, हर तरफ से हुआ। लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सरकार डेफिनेटली सरकार पूरी संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी वेदना और आक्रोश की अभिव्यक्त की थी। नूह में एक फैक्टर और बता दूं, ये साइबर थाने पर अटैक क्यों हुआ? आपको पता है पिछले कुछ महीनों से हरियाणा की सरकार सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखे हुए थी और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैला रहे थे, इसे 60-70 लोगों को अरेस्ट भी किया था। अन्यथा थाने पर अटैक समझ में आता है, साइबर थाने से तो ना गोली चलती है, ना डंडा चलता, ना कुछ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक सुविचारित योजना थी, देश के अंदर नफरत का माहौल। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं भाई, अगर आपको नूह में लगता है कि वो बजरंग दल और इसके कारण से हो गया, तो ऐसी ही तो हम लोगों ने सीन पेरिस में भी देखा, वहां भी बजरंग दल करवा रहा था। ऐसा ही अटलांटा में बजरंग दल करवा रहा था, ऐसा ही फिलिस्तीन में बजरंग दल करवाता था, ऐसा ही भारत में कश्मीर में होता था, वो भी बजरंग दल करवाता था। इसलिए मैं जिम्मेदारी पूरी बोल रहा हूं। सरकार की बात आपको बता रहा हूं, सरकार आपके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आपका काम है। आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इस तरह की घटनाएं होगी और आप देखते रह गए। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कीजिए। सरकार ने यूपी में जो किया है उसके बाद सुनिए,
सुनिए, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, अगर समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेगा, ठोक के कार्रवाई कीजिए। बस मुझे वाइंड अप करना, बस हो गया। इसमें ऑडियो। वैसे एक बात बताएं, लास्ट है, जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ठोक के कार्रवाई की थी तो संसद विधानसभा में खड़े होकर अखिलेश जी बोले थे, अपनी भाषा देखिए कि कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उनमें इनको भाषा याद आ रही थी। अरे सुनिए, हमने वो कार्रवाई की, सुनिए, जो याद करिए ना, यूपी चुनाव के समय एक नारा चला था कि वो भोजपुरी में लाइन थी कि बिलवा में घुस जाएला सब साथ बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। हमने वो करके दिखाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका, सुधांशु जी आपका सर, और अनुज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देश ने झुकने में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 100 बात की एक बात।